अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर बिलाल। अच्छा जी, आज हम बात करेंगे स्ट्रोक के ऊपर। स्ट्रोक मतलब फ़ालज है क्या, क्यों होता है और इसका जो तरीका इलाज है वो क्या क्या है। अच्छा जी, फ़ालज में बेसिकली होता ये है कि हमारा जो दिमाग है ये हमारी मुख्तलिफ़ बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करता है। तो जो किसी वजह से, कोई ब्लॉकेज की वजह से या कोई रप्चर की वजह से खून की नाली जो फट जाती है उसकी वजह से या किसी भी वजह से जब हमें फ़ालज होता है तो दिमाग का वो वाला हिस्सा जो डैमेज होता है तो उस हिस्से के अंदर अंदर उसके जो काम होते हैं वो बॉडी वो काम करना जो है वो एक किस्म का भूल जाती है, वो काम नहीं करती। बड़ी सिंपल लैंग्वेज में आपको जो है वो समझा रहा हूँ। अब जो फ़ालज जो है वो दो तरह का होता है, एक राइट साइड पे होता है, एक लेफ़्ट साइड पे होता है। और फ़ालज जो है कई वजूहात की वजह से हो सकता है। अगर आपका जो है वो कोई ब्लॉकेज आ गया नाली के अंदर, कोई क्लॉट आ गया है जिसकी वजह से खून जो है वो रुक गया है जाना दिमाग की तरफ, उसकी वजह से भी हो सकता है। अगर आपके दिमाग में कोई जो है वो फट गई, नस फट गई है, उसकी वजह से भी हो सकता है। और इसके साथ साथ जो कोई ट्यूमर हो उसकी वजह से भी हो सकता है, सर पे चोट लगे उसकी वजह से भी हो सकता है, और भी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। अच्छा, अब जो है एक दाईं साइड का होता है, एक बाईं साइड का होता है। देखें, अगर तो जो हमारे दिमाग है, ब्रेन है जो हमारा, उसकी लेफ़्ट साइड वाला ब्रेन जो डैमेज होगा, जो बाईं साइड वाला अगर ब्रेन डैमेज होगा तो हमें राइट साइड पे फ़ालज होगा। अगर राइट साइड वाला ब्रेन डैमेज होगा तो लेफ़्ट साइड वाला साइड पे हमें फ़ालज होगा। तो ये वाइस वर्सा हैं, एक दूसरे के उल्ट हैं ये, ठीक है। तो अगर राइट दिमाग पे सीधी साइड वाला दिमाग जो है वो डैमेज होता है तो हमें उल्टी साइड पे फ़ालज होगा। अगर उल्टी साइड वाला दिमाग डैमेज होता है तो हमें सीधी साइड पे होगा। अच्छा, अब इसमें वजूहात भी मैंने आपको बता दी हैं। फिर इसमें जो सबसे ज़्यादा रिस्क फैक्टर है वो ये है कि डायबिटिक जो पेशेंट है, शुगर वाले मरीज़ जो हैं, उनके अंदर जो है बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि इनको जो है वो फ़ालज हो सकता है। इसके साथ साथ जो हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट होते हैं, जिनका बीपी शूट करता है, उनको हो सकता है। जिनमें बीपी शूट करता है उनमें मोस्टली जो हेमरेजिक, जिसमें मैंने आपको बताया कि नस फट जाना, उस नौयत का जो है वो फ़ालज होता है। अब इसकी इलामात ये हैं कि जब मतलब होता है ये, अब जो जिस चीज़ में हमारी नस फट गई है, मतलब बीपी शूट गया एकदम से, तो उसकी जो इलामात हैं वो फ़ौरन से आएंगी, ठीक है। कि अल्लाह ना करे किसी का बीपी शूट किया, बीपी शूट करते सारी वो आपके जो है हेमरेजिक वो हो गया, फट गई नस, तो फ़ौरन से आपकी वो वाली साइड जो है वो वहाँ पे वीकनेस आ जाएगी। अगर तो आपका ब्लॉकेज है कहीं पे, तो ब्लॉकेज में ये होगा कि खून की नाली ब्लॉक हो रही है, प्रॉपर खून नहीं जा रहा, दिमाग को ऑक्सीजन नहीं मिल रही, तो वहाँ पे क्या होगा, कभी आपकी जो है उस साइड वाली जो है बाजू में आपको वीकनेस फ़ील होगी, आपकी जो ग्रिप है हाथ की, ठीक है, उसमें आपको वीकनेस फ़ील होगी, और आपको चलने में इशू होगा, ठीक है। तो ऐसी छोटी छोटी अलामतें जो है ना स्टार्ट हो जाती हैं। तो जब ये मसला बनता है तो आपको चाहिए कि फ़ौरन से जो है अपने करीबी हॉस्पिटल में जाएं, इसको इग्नोर ना करें। अच्छा, अब जो है फिर इसकी एक सबसे नौयत कम भी होती है जिसको हम ट्रांजिट इस्केमिक अटैक कहते हैं, ठीक है। उसमें ये होता है कि वक्ती तौर पे होता है, आपको थोड़ा सा हुआ ब्लॉकेज, फिर वो खुला तो एक वक्ती तौर पे आपको आया, लेकिन वो इतना ज़्यादा डैमेज नहीं करता। फिर एक ये भी बड़ा क्वेश्चन किया जाता है कि जी जो दाईं साइड वाला, मतलब उल्टी साइड वाला जो फ़ालज है, क्योंकि उल्टी साइड पे हमारा दिल होता है, हार्ट पड़ा हुआ है, अगर उस साइड वाला हो तो जो है ये ज़्यादा ख़तरनाक होता है। तो ऐसी बात नहीं है। अगर आपको सीधी साइड वाला हो तो इससे जो है आपकी स्पीच भी चली जाती है, मतलब आपका बोलना भी बंद हो सकता है, क्योंकि जब हमें सीधी साइड पे फ़ालज होगा तो मैंने जैसे आपको बताया तो हमारा उल्टी साइड वाला दिमाग जो है वो डैमेज होगा, तो वहाँ पे हमारी स्पीच का एक पार्ट पड़ा होता है जो हमें बोलने में मदद देता है। तो जब उल्टी साइड पे वो डैमेज होगा तो पेशेंट से बोला भी नहीं जाएगा। तो अक्सर औक़ात जिन मरीज़ों को सीधी साइड पे फ़ालज होता है,
उनको जो है स्पीच का भी इशू होता है, वो बोल नहीं सकते। तो ऐसा कुछ नहीं, उल्टी हो या सीधी हो, फालज फालज होता है। अच्छा, फिर इसका ये है, एक तो ये है कि पेशेंट को फ़ौरन हॉस्पिटलाइज़ किया जाए, उसका वहाँ पे ट्रीटमेंट हो। अगर तो वो होश में कॉन्शियस है तो बड़ी अच्छी बात है। तो पेशेंट को हॉस्पिटलाइज़ तब तक किया जब तक वो स्टेबल नहीं हो जाता, बीपी वगैरह उसका नॉर्मल नहीं हो जाता। उसके बाद क्या है, हॉस्पिटलाइज़ के बाद जो है डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि इनको जो है वो एक रिहैब का जो सेंटर होते हैं वहाँ पे लेके जाए, वहाँ पे उनकी रिहैबिलिटेशन हो। फिर फ़िज़ियोथेरेपी जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। फ़ौरन से आपको फ़िज़ियोथेरेपी जो है वो स्टार्ट करवानी चाहिए, उनकी जो रेंज ऑफ मोशन है उनको मेंटेन रखने के लिए, ताकि कोई कॉन्ट्रैक्चर वगैरह ना बन जाए। तो अपर बॉडी के और लोअर के दोनों के आपने जो है वो रेंजेस मेंटेन रखनी है। इसके साथ अगर तो पेशेंट बेड रिडन है, उसको वो उठ के बैठ नहीं सकता, ठीक है, उसकी आपने केयर करनी है। बेड पे उसको जो है बार बार आपने तकरीबन हर आधे घंटे या घंटे के बाद जो उनकी साइड जो है वो चेंज करनी है बेड के ऊपर, ताकि वहाँ पे बेड सोर ना बन जाए। अक्सर औक़ात ऐसे ही होता है कि गाइडलाइन नहीं दी जाती घर वालों को, जो फैमिली मेम्बर साथ होते हैं तो उनको आइडिया ही नहीं होता, तो वो बेड पे एक ही पोजीशन में लेटे रहते हैं, वहीं पे उनके जो है वो बेड सोर बन जाते हैं, ख़ासकर जहाँ पे बोनी प्रोमिनेंस होते हैं। तो बेड सोर जो है वो फिर मुख्तलिफ़ ग्रेड्स के होते हैं, जब बढ़ता जाता है मामला तो मज़ीद वो ख़राब हो जाते हैं। तो इनसे आपने अवॉइड करना कि बेड सोर ना बन जाए, और उनके बार बार आपने करवट चेंज करनी है। फिर फ़िज़ियोथेरेपी करवाएं, ठीक है, अपर लिम्ब की, लोअर लिम्ब की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता होगा सिटिंग, फिर स्टैंडिंग, फिर जो है वॉकिंग की तरफ आएंगे। इसके साथ साथ जो है ऑक्यूपेशनल थेरेपी जो है वो बड़ी इम्पोर्टेंट है उनके अपर जो बाजू के लिए। इसके साथ साथ अगर स्पीच का इशू है तो आपको स्पीच थेरेपिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, उनसे आपको सेशन लेने पड़ेंगे। तो स्पीच थेरेपी जो है वो स्टार्ट करवाएं, साथ साथ जो मेडिकेशन चल रही हैं वो यूज़ करें। तो देखा यह गया है कि फ़िज़ियो के पेशेंट स्ट्रोक के पेशेंट में फ़िज़ियो स्टार्ट नहीं करवाई जाती, या अगर स्टार्ट करवाई भी जाए तो जब काफ़ी टाइम गुजर जाता है तो तब स्टार्ट करवाई जाती है, तब तक काफ़ी बिगाड़ आ गया होता है। तो ऐसा नहीं करना, फ़ौरन से उसको फ़िज़ियो स्टार्ट करवाएं। अगर आपका फुट ड्रॉप हो गया, अक्सर औक़ात होता है कि पाँव बिल्कुल ऐसे नीचे की तरफ हो जाता है जिस साइड पर फालज होता है, तो वहाँ पे आप जो है वो एक AFO हम बोलते हैं उसको, एंकल फुट ऑर्थोसिस, वो आप यूज़ कर सकते हैं। उससे आपका पाँव बिल्कुल ऐसे सीधा रहेगा। इसी तरह हाथ आपका ऐसे हो जाता है, हाथ के लिए आप वो ब्रेस यूज़ कर सकते हैं जो आपके हाथ को बिल्कुल सीधा रखेगा। सपोर्टिव डिवाइसेस होती हैं ये। उसके साथ साथ जो है अपनी फ़िज़ियोथेरेपी करवाएं प्रॉपर, घर में जो है केयर करें, तो इंशाल्लाह काफ़ी हद तक जो है वो रिकवरी आना स्टार्ट हो जाती है। अब रिकवरी में भी डिपेंड करता है कि कितनी आएगी, वो डिपेंड करता है एज कितनी है, पेशेंट जो है वो कितना कोऑपरेटिव है। आपने कोशिश करनी है कि पेशेंट को मोटिवेशन दे के रखें, जितनी ज़्यादा वो मोटिवेटेड होगा उतनी जल्दी उसकी जो है वो रिकवरी आएगी। पेशेंट को बिल्कुल डिसहार्ड नहीं करना, उसके सामने कोई जो है वो मायूसी या परेशानी वाली बातें नहीं करनी, उसको कोई टेंशन नहीं देनी, क्योंकि रीअकरेंस भी होती है। ये नहीं कि एक दफ़ा फालज हो गया तो दोबारा नहीं हो सकता, तो दोबारा भी हो सकता है। तो इसीलिए आपने उनके सामने कोई परेशानी वाली बात नहीं करनी, उनको कोई टेंशन नहीं देनी, ठीक है। उनका फिर प्रॉपर जो है वो रूटीन वाइज चेकअप करवाएं। उनको जो है खून पतला करने वाली वो साथ साथ देते हैं टैबलेट वगैरह, उसका आप ख्याल रखें, और साथ साथ जो है एक्सरसाइजेज़ वगैरह करवाते रहें। तो इंशाल्लाह काफ़ी हद तक वो जो है जल्दी रिकवर कर जाता है। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो घरों में ही पड़े रह जाते हैं, बेड रिडन हो जाते हैं, उनको कोई गाइड करने वाला नहीं होता, तो वहीं पे उनको बेड सोर बन जाते हैं और फिर वो नई प्रॉब्लम जो है वो साथ साथ स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसा नहीं करना, आप करीबी डॉक्टर के पास जाएं, वो आपको सारे गाइडलाइन देंगे। इंशाल्लाह आपका पेशेंट जो है वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा।